हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में डालूंगी। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने नोटिस किया होगा कि कॉम करने के बाद जब आप उस प्लास्टिक की कंघी को पेपर के छोटे टुकड़ों के ऊपर ले जाएं तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है। और तो और जब आप एक बलून को अपने सर से रगड़ते हैं तो थोड़े टाइम बाद आपके बाल भी उसकी तरफ खींचने लगते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब आप दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसे किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फोर्स का एहसास करवाती है। So electric charge is of two types, positive and negative. And you all know कि like charges एक दूसरे को repel करते हैं and unlike charges एक दूसरे को attract करते हैं. So the symbol of electric charge is Q and the SI unit of electric charge is coulomb, जिसे हम C से denote करते हैं. Also एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं. E is the elementary charge unit. So the charge on a proton is equal to +1 E and the charge on an electron is equal to -1 E. Obviously this E is not the standard SI unit, but हाँ हम इसको SI unit कूलम में चेंज कर सकते हैं. So in coulombs 1 E is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs. प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 कूलम काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए हम स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ करते हैं. दैट इज 1 मिली कूलम विच इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम विच इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन. किसी भी बॉडी को चार्ज करने के बहुत तरीके होते हैं, जिनमें से एक होता है इंडक्शन, जिसका मतलब है बिना कॉन्टैक्ट में आए या छुए आप किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं. So let's take an example. सबसे पहले हम दो metal spheres लेंगे A and B which are placed in contact with each other on their respective insulated stands. फिर हम एक positively charged rod sphere A के पास लेके जाएंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं कि sphere A के free electrons rod से attract होके left side पे आ जाएंगे. At the same time B के right side में electrons की कमी की वजह से positive charge accumulate हो जाएगा. यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का नहीं. यहाँ जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बी में, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आया है. नेक्स्ट स्टेप में हम रॉड को उसी पोजीशन में रखते हुए ए और बी स्फीयर्स को थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे. देन हम रॉड को हटा देंगे. उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि ए और बी ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे हैं. सो लास्ट स्टेप में हम दोनों ही स्फीयर्स को थोड़ा और सेपरेट कर देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के चार्जेस उनकी पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. सो यही था चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हमने दोनों ही स्फीयर्स को बिना किसी एक्सटर्नल टच के चार्ज कर दिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव नेचर? चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ. सो लेट्स टेक अ बॉडी विथ चार्जेस 1 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम एंड 4 कूलम. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस बॉडी का नेट चार्ज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, बाय द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वी कैन एक्चुअली एड ऑल द चार्जेस टू गेट द नेट चार्ज. सो हियर इफ वी assume the net charge to be capital Q, we get Q is equal to 1 plus -3 plus -5 plus 4, which is equal to -3 coulomb. So the net charge on this body is -3 coulomb. As simple as that. Now the second property of the charge is that the total charge of an isolated system remains constant. यानी कि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है. हाँ, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, उनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट चार्ज को नहीं. टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है.
So the third property is the quantization of charge. It states that all the free charges are integral multiples of the basic unit of charge E. यानी आप किसी भी बॉडी के चार्ज को E के मल्टीपल के तौर पे लिख सकते हो. दैट इज Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि E इज द चार्ज ऑन एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. यानी आप किसी भी चार्ज को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो. Q इज इक्वल टू 1E माइनस 3E 22E माइनस 16E लाइक दिस. इस टॉपिक से भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है. दैट इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड. व्हाई? एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या हमारे लेवल पे पार्टिकल्स का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होने की वजह से हमें चार्ज की डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं दिखती. यानी चार्ज हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखता है. इसीलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर किया जा सकता है. चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए. जैसे अगर आप एक डॉटेड लाइन को पास से देखते हैं तो आपको उसके सारे डॉट्स सेपरेटली नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हैं आपको वो एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लाइन की तरह दिखने लगती. ठीक उसी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी सारे चार्ज पार्टिकल डिस्क्रीट नजर आते हैं, इसीलिए क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज कॉन्टिन्यूस दिखने की वजह से वहां पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ बेसिकली साइंटिस्ट कूलम की दी हुई एक स्टेटमेंट के बारे में है जिसमें उन्होंने दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स का पता लगाया था. ही सेड कि अगर हम दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे लेते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं जिसमें K इज द कूलम्स कांस्टेंट, 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. The proportionality constant K can also be written as 1 upon 4 pi epsilon naught. This epsilon naught is the permittivity of the free space. ये हमें बताता है कि वैक्यूम या फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करने की कितनी परमिशन देता है. The value of epsilon naught is 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. Now let's talk about Coulomb's law in vector form. For this, let us assume 2 point charges Q1 and Q2 with position vectors R1 and R2 respectively. F12 is the force acting on Q1 due to Q2 and F21 is the force acting on Q2 due to Q1 and R21 is the difference between their position vectors. आप देख सकते हैं कि R21 वेक्टर F21 वेक्टर की डायरेक्शन में है. आप चाहे तो R12 वेक्टर भी निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग R1 माइनस R2, बट इसकी डायरेक्शन R21 वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगी. सो वी कैन से दैट R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. फिर इनके वेक्टर को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं. So R21 is the unit vector in the direction from Q1 to Q2 and R12 is the unit vector in the direction from Q2 to Q1. अब हम कूलम्स लॉ से इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे. नाउ F21 is equal to K Q1 Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21 एंड F12 is equal to K Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12. आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस एकदम इक्वल हैं, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग है जो कि हमें यूनिट वेक्टर की वजह से पता चल रही है. सो वेक्टर फॉर्म में भी मैग्नीट्यूड वही रहता है, बस हमें डायरेक्शन की नॉलेज एक्स्ट्रा मिल जाती है. नाउ द लास्ट टॉपिक, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. अब कूलम्स लॉ ने तो सिर्फ हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिया, लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चार्जेस हो तो मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3, और अगर मैं बोलूं कि इन तीनों के बीच का आप फोर्स निकालें तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, सबसे पहले हम इंडिविजुअली हर चार्ज पे कितना फोर्स है वो निकालेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. नाउ द फोर्स ऑन Q1 इज डिनोटेड बाय F1,
which is equal to force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3. Similarly, force on second charge F2 will be force on 2 due to 1 plus force on 2 due to 3. Similarly, F3 will be force on 3 due to 1 and force on 3 due to 2. Now you can add these forces according to the parallelogram law of vector addition and find the net force on the system. So that is it for today, guys. The next part of this chapter will be posted soon. एंड येस लेट मी टेल यू कि मैं 12th क्लास के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट फॉर 9th 10th एंड 11th आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू. Also, don't forget to subscribe to my channel and share it with everyone.